उत्तराखंड की रानी पोखरी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा एक बार फिर सियासी विवाद में आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने दावा किया कि साल 2019 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास और भूमि पूजन किया था, उसके लिए आज भी 52 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खाते में मौजूद है। इसके बावजूद परियोजना का काम आगे नहीं बढ़ा। कांग्रेस का कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री धामी को इस मामले में 2 से अधिक पत्र लिख चुके हैं। पार्टी ने सवाल उठाया कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री के फैसलों की मौजूदा सरकार में कितनी अहमियत है। कांग्रेस ने जमीन विवाद का मुद्दा भी उठाते हुए आरोप लगाया कि परियोजना को राजनीतिक कारणों से ठंडे बस्ते में डाला गया है। रानी पोखरी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो जिन है वो फिर से आज बाहर आ चुका है और उस जिन की वजह से पहले भी भाजपा में जो आंतरिक फूट थी वो नजर आई और आज भी वही हुआ। जब फिर से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आकर के ये बात कही कि 52 करोड़ से ज्यादा रुपया जो अभी भी अकाउंट में है, और उस वक्त जब उन्होंने 2019 में जो है शिलान्यास करने का कार्य किया था, भूमि पूजन करने का कार्य किया था, तो कुछ अड़चने आई थी, बट उन अड़चनों को भी, उन बाधाओं को भी उन्हें दूर कर दिया था। और ये भी कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वो 2 से ज्यादा पत्र इस यूनिवर्सिटी के विषय में लिख चुके हैं। तो ये साफ दर्शा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा जिस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया था, उस यूनिवर्सिटी को बनाने में प्रदेश की सरकार बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। यही वजह है कांग्रेस पार्टी ने इस बात का खुलासा किया था। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला सहायता समूह की महिलाओं और अन्नदाता शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक इस योजना में 13,000 महिलाओं को लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करना और उनका विकास करना है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला के बहनों को अनेक उत्पाद बना रही हैं। भाई थोड़ा इधर लगा दो। अच्छी ट्रेनिंग मिले, उनको अच्छा बाजार मिले उनके उत्पादों को बेचने के लिए, उनको सही प्रकार से ऋण इत्यादि की व्यवस्था हो, अच्छी उनको ट्रेनिंग हो। मुख्यमंत्री उद्यमशाला के माध्यम से ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसमें अभी तक 13,000 से भी अधिक लोगों को सीधे सीधे इसका लाभ मिला है। उनको ट्रेनिंग भी मिली है, उनको ऋण भी मिला है, इस क्षेत्र में काम करने का अवसर भी मिला है। हमारी बहनें 3 लाख से ज्यादा आज राज्य के अंदर गर्भवती दीदी बन गई है। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। भाजपा प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और भ्रम फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं बल्कि चुनाव आयोग की तय संवैधानिक प्रक्रिया है। बंसल के मुताबिक नाम में विसंगतियों और तकनीकी खामियों पर नोटिस जारी किए जाते हैं जो किसी वर्ग या पार्टी को देखकर नहीं भेजे जाते। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बूथ लेवल एजेंट मौजूद है। बंसल ने दोहरे वोट पर कहा कि एक व्यक्ति को केवल एक चौका मतदान का अधिकार है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार राज्य के जनसांख्यिकीय स्वरूप में समझौता नहीं करेगी। देखिए, एसआईआर कोई प्रथम बार उत्तराखंड में नहीं हो रहा है। एसआईआर कितनी बार हुआ है और हमेशा से कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का तो प्रथम बार शासनकाल है जिसमें एसआईआर हो रहा है, और एक वो संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत होता है। उसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसकी एक नियमावली बनी हुई है। पहले प्री एसआईआर हुआ, जिनकी मैपिंग होनी थी उनकी मैपिंग हुई, जो नहीं अनमैप्ड रह गए वो अनमैप्ड रह गए। उसके बाद अब जिनकी मैपिंग हो गई उनके बाद भी उनके नोटिसेस आए हैं। अब नोटिसेस को ये देख के तो नहीं आए हैं कि ये किसका है, ये किसका नहीं है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। एक विधानसभा में 30-40 हजार नोटिस आए, क्योंकि उनका एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में मान लीजिए मेरा नाम तरुण बंसल है, उस समय मैंने तरुण लिखा था, तो इस समय मैं तरुण बंसल लिखता हूँ। तो एनुमलाई जो प्रॉब्लम्स हैं उनके कारण उनके नोटिस आए, तो वो किसी के एक के कारण नहीं आए कि एक मेरे को आए, एक पार्टी वर्ग विशेष को आए। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आते ही देहरादून में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार की जा रही हैंडमेड राखियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से रायपुर, सहसपुर और डोईवाला विकासखंड की महिलाएं राखी निर्माण को स्वरोजगार का जरिया बनाकर न केवल अपनी आमदनी बढ़ा रही है बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी मजबूत कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में रायपुर विकासखंड के माल देवता क्षेत्र की सास बहू लीला रावत और अलका रावत की जोड़ी राखी कारोबार में अपनी अलग पहचान बना रही है। रायपुर ब्लॉक की नई दिशा महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अंतर्गत आशा किरण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दोनों महिलाएं मिलकर आकर्षण डिजाइन की राखियां तैयार कर रही हैं। इस वर्ष उन्होंने 2000 से अधिक राखियां तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें अब तक करीब 1500 राखियां तैयार की जा चुकी हैं।
क्रम में इस वर्ष भी मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की पहल के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी महिलाएं एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। हमारे जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं डोईवाला, सहसपुर और रायपुर में विशेष तौर पर जो हमारे CLFs और SHG ग्रुप्स हैं, गायत्री, सक्षम एंड अदर ग्रुप्स भी हैं यहाँ पे, जो इसमें बहुत अच्छी राखियाँ बना रहे हैं, बहुत ही गुड क्वालिटी राखियाँ बना रही हैं और बहुत ही अच्छे प्राइसेस पे वो दे रही हैं। और इसी क्रम में हम ये भी कर रहे हैं कि डिफरेंट जो हमारे मार्केट प्लेसेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे डिफरेंट 3-4 मॉल हैं देहरादून में, और भी बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना है उसके अंतर्गत हमारी जो महिलाएं हैं वो उसमें अपने स्टॉल्स लगाएंगी और यहाँ पे भी अपनी सेल करेंगी। मैं आशा किरण स्वयं सहायता की अध्यक्ष हूँ और मैं 2016 से इस समूह से जुड़ी हूँ, NRLM से, और यहाँ से हमें बहुत अच्छी सुविधाएँ मिलती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, NRLM की तरफ से महिलाओं के लिए रोज़गार के अन्य साधन आते हैं, नए वो आते हैं, स्कीमें आती रहती हैं, और हम हर सारी महिलाएं जो है तो इससे काफ़ी लाभ उठाती हैं, और मैं भी जो है तो इससे बहुत अच्छा मुझे फ़ायदा मिल रहा है। समूह से जुड़ी हूँ पिछले साल से, और पिछले साल से समूह से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारा लाभ हुआ है, जिससे मैं जैसे मैंने ये अपना हैंडमेड राखियाँ का स्टार्ट किया था। हैंडमेड राखियाँ बनाते हैं तो इसलिए हम हैंडमेड राखियों से मुझे बहुत अच्छा लाभ हुआ था पिछले साल, इसलिए मैंने इस बार 2 गुना राखियाँ बनाई हैं। पिछले बार जितना बनाया था उसका 2 गुना राखियाँ इस बार बनाई हैं। तो धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं धामी सरकार का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा। राजधानी में गुरुवार को पटेल नगर क्षेत्र में 2 गुटों के बीच विवाद के बाद फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना को लेकर SP सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि ITS कॉलेज रोड पर पीड़ित पक्ष का गुरमीत और उसके साथियों से पहले से विवाद था। फोन पर कहासुनी के बाद गुरमीत अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और वहां फायरिंग की। इसके बाद जब पीड़ित पक्ष ने पीछा किया तो चौक पर दोबारा फायरिंग हुई, जिसमें साहिल को गोली लगी। घायल को महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी कर स्विफ्ट कार को रोका। इस दौरान कुछ आरोपी भाग गए, जबकि रोहित नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। आज साईं को थाना पटेल नगर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पटेल नगर में जो ITS कॉलेज वाली रोड है वहाँ 2 गुटों में जो है कुछ मारपीट और फायरिंग की घटना हुई है। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर वहाँ पहुँचकर छानबीन की गई। जैसे ही पुलिस सूचना मिली, पुलिस के द्वारा तुरंत समस्त जनपद में नाकेबंदी की गई और बैरियर लगाकर चेकिंग प्रारंभ की गई थी सभी बॉर्डर एरियाज़ पे। इसी के फलस्वरूप पुलिस का जो सघन चेकिंग अभियान है, इसी के दृष्टिगत नएगांव चौकी पर जो है जो स्विफ्ट कार घटना में प्रयुक्त थी, पुलिस के द्वारा उसको रोका गया। जब पुलिस के द्वारा रोकने पर उसमें से कुछ अभियुक्त थे वो जंगल के ओर भाग गए थे, और एक अभियुक्त जो है रोहित जिसका नाम था उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त कार जो है वो भी बरामद की गई है, और जो शेष अभियुक्त हैं उनके लिए सघन जो हमारा कॉम्बिंग और सर्च अभियान वो जारी है, और लगातार जल्दी हम उनको भी अरेस्ट कर लेंगे।